नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली अफगानिस्तान में 6 रिक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक देखा गया है। इस शो के रिकॉर्डिंग तक मौत का आंकड़ा लगभग 1200 पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स इसे अफगानिस्तान का सिस्मिकली एक्टिव जोन में होना रीज़न बता रहे हैं। इसी तरह इंडिया का 59% जोग्राफिकल एरिया सिस्मिकली एक्टिव जोन यानी कि जोन 4 और 5 में आता है, जो इंडिया को बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन बनाता है। इसके लिए इंडिया ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए हैं, लेकिन इंसिडेंसेस को देखते हुए एक सवाल तो पैदा होता है, इज इंडिया अर्थक्वेक प्रूफ इन 2022? इंडिया में सबसे पहला हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्टेट ऑफ आसाम में 1950 में देखा गया था। इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड लगभग 8.6 नोट हुआ था। इंडिया ने इसी तरह के काफ़ी सारे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक झेले हुए हैं। 2001 में कच्छ भुज में आया हुआ वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक भी हमको पता ही है, जिसमें 20,000 डेथ्स और 1,70,000 इंजरीज नोट हुई थी। मॉनेटरी लॉसेस की बात करें तो $10 बिलियन का मॉनेटरी लॉस इंडिया ने झेला था। हर जोग्राफिकल रीजन डिफरेंट सिस्मिक जोन्स में डिवाइडेड होते हैं। सिस्मिक जोन यानी अर्थक्वेक का फोकल पॉइंट होता है। सिस्मिक जोन्स 4 टाइप्स के होते हैं। सिस्मिक जोन 4 to 5 इज कंसिडर्ड एक्टिव सिस्मिक जोन। अब जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था, 59% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया बिलोंग्स टू सिस्मिक जोन 4 to 5, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स आते हैं। यूनाइटेड नेशंस के रिसेंट सर्वे के अनुसार 41% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया विल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज बाय 2030, जिसका सीधा सीधा मतलब है इंडिया को अपना अर्बन एरिया बढ़ाना पड़ेगा। NDMA के अनुसार वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर अर्थक्वेक इज अर्बनाइजेशन। तो इससे सवाल पैदा होता है, क्या हमें अर्बनाइजेशन रोकना चाहिए? नहीं। अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर का मैनेजमेंट 4 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जिसमें से सबसे पहला है प्रिपेयर्डनेस, दैट मीन्स नोइंग व्हेन एंड वेयर अर्थक्वेक विल हिट। अब अर्थक्वेक को रोकना तो नामुमकिन है, लेकिन सिस्मिक ऑब्जर्वेटरीज हमें इनके प्रिडिक्शन में हेल्प करती है। साल 2020 तक इंडिया के पास 115 सिस्मिक ऑब्जर्वेटरीज थे, जिसमें से ओनली 25% वाज डिजिटल सिस्मिक ऑब्जर्वेटरीज। डिजिटल ऑब्जर्वेटरीज हमें रियल टाइम अर्थक्वेक डिटेक्शन में हेल्प करती हैं। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का पार्ट है, इसी साल 115 ऑब्जर्वेटरीज में 35 डिजिटल ऑब्जर्वेटरीज ऐड कर चुकी है, जो हमारी टैली को 152 पहुंचा देता है, जिसमें 20 ऑब्जर्वेटरीज इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। मौजूदा सरकार का विजन बाय 2026 इस टैली में 100 मोर डिजिटल ऑब्जर्वेटरीज ऐड करने का है। अर्थक्वेक के मैनेजमेंट के लिए दूसरा फैक्टर है मिटिगेशन। मिटिगेशन यानी प्रिपेयर्डनेस रखना। आपको जान के हैरानी होगी, 2005 से पहले इंडिया रिएक्शन आफ्टर इवेंट की पॉलिसी पे काम करती थी, लेकिन 2005 के बाद इसे सुधारा गया और इसी सुधार के अनुसार 3 लेवल डिसाइड हुए हैं। सबसे पहला नेशनल लेवल, जिसका मेंबर है प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ 9 मेंबर। दूसरा है स्टेट लेवल, जहाँ पे CM और 8 मेंबर उनका पार्ट है। और थर्ड है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें DM और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इसके पार्ट है। सेंट्रल और स्टेट लेवल का बेसिक रोल होता है रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू को देना। इसमें से सेंट्रल लेवल सबसे ज़्यादा सप्लीमेंटल रोल देता है लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल एड में। अब लॉजिस्टिकल एड में बोट्स देना, एयरक्राफ्ट देना, NDRF की टीम प्रोवाइड करना या फिर
कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर टूट गया हो तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को रिस्टोर करना शामिल होता है। 11th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के अनुसार स्टेट इमीडिएटली कोई भी फंड रिलीज कर सकता है CRF में से। अब CRF यानी कैलेमिटी रिलीफ फंड होता है। कैलेमिटी रिलीफ फंड को हर 5 साल में सेंट्रल लेवल 75% योगदान देता है और स्टेट लेवल 25% योगदान देता है। अगर किसी सिनेरियो में स्टेट लेवल के पास CRF की कमी हो जाती है तो दे कैन अप्लाई फॉर नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड विच इज़ ऑल्सो NCCF। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। NDA में उसके पास होता है नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मिलके मैनेज करते हैं। स्टेट लेवल स्पेसिफिकली स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड मैनेज करता है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फंड को मैनेज करता है। फिलहाल मिटिगेशन मेजरली स्टेट की कैपिटल्स में ही सीमित है। इस मिटिगेशन प्रोसेस के अंदर आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर की अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना शामिल है। कोई भी इंस्टीट्यूशन यानी कि कॉलेजेस में रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ाना शामिल है या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस में काम आती है उसको इंट्रोड्यूस करना शामिल है। अब इन सब में पैसा तो खर्चा होता ही है। NDMA के अनुसार इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए लगभग 9.5 करोड़, प्रोफेशनल्स लाइक आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स की कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए लगभग 3.5 करोड़ और रिसेंट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए लगभग 8.5 करोड़ फंड एलोकेटेड किए गए हैं। सिस्मिक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ बिल्डिंग्स इन इंडिया IITs करती हैं, जैसे कि नॉर्थ में IIT रुड़की, ईस्ट में IIT खड़गपुर, नॉर्थ ईस्ट में IIT गुवाहाटी, वेस्ट में IIT बॉम्बे और साउथ में IIT मद्रास शामिल है। रीसेंट ड्राफ्ट NDMA की वेबसाइट के अनुसार IIT बॉम्बे ने बना दिया है। इसके अलावा NDMA वर्किंग कमिटीज़ भी बनाती है। इस वर्किंग कमिटीज़ में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अर्थक्वेक हैजार्ड मैप के अपग्रेडेशन में रिकमेंडेशन देते हैं टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट के इन एफर्ट्स के बाद भी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। पिछले 4 दिनों में मुंबई की 3 बिल्डिंग कोलैप्सेस इन एफर्ट्स की सच्चाई बताती है। नितिन एटाल की एक स्टडी ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इन उत्तराखंड बताती है कि 72% बिल्डिंग्स ऑफ उत्तराखंड विल कोलैप्स इफ देयर इज एन अर्थक्वेक। इसी स्टडी में ये भी पाया गया है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स विल बिकम कंप्लीटली नॉन फंक्शनल फॉर यूज आफ्टर एन अर्थक्वेक। अगर ऐसा होता है तो किसी भी स्टेट के लिए इसी सिचुएशन को मैनेज करना बिल्कुल मुश्किल होगा। 2016 की सुधीर जैन की एक स्टडी के अनुसार इंडिया में अभी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लाइसेंसिंग ऑफ सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और एजुकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन चेन की बहुत कमी देखी गई है। यूनियन बजट 2021 के अनुसार रिलीफ फंड एलोकेशन was 1538 करोड़ रुपीस, जो घटाकर 2022-23 में 1512 करोड़ रुपीस हो चुका है। ये एक गवर्नमेंट का काफ़ी शॉकिंग मूव नज़र आता है। 2021 की SBI की स्टडी के अनुसार 2001 से 2021 तक जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ में लोगों का लॉस हुआ है, अगर उसे हम करंट प्राइस में एडजस्ट करते हैं तो लगभग 13 लाख करोड़ तक इसकी राशि पहुंच जाएगी, जो हमारे 6% GDP के बराबर है। इसी स्टडी में ये भी देखा गया है कि 1991 से 2021 तक ओनली 8% ऑफ रिलीफ फंड रिक्वायरमेंट इज कंपेंसेटेड टू पीपल, जो 92% गैप को बताता है। और अगर कंपेंसेशन की बात करें तो 2015-21 की गाइडलाइन के अनुसार एक कच्चे हाउस के पार्शियल डैमेज पर 3200 रुपीज़ तक का कंपेंसेशन मिलता है और वहीं
कंप्लीट डैमेज ऑफ कच्चे हाउस में 95,100 तक का कंपेंसेशन दिया जाता है, जो किसी भी हाउस के रिस्टोरेशन के लिए आई थिंक इट इज़ इनएडिक्वेट। रिलीफ फंड में देरी भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सामने आ रही है, जो हमें आसाम फ्लड्स में और कोविड-19 जैसे डिजास्टर में देखने को मिली थी। हर्ष के गुप्ता ने अपनी स्टडी में एजुकेटिंग स्कूल स्टूडेंट ऑन ईयरली बेसिस को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है एक अर्थक्वेक रेजिलिएंट सोसाइटी बनाने के लिए। करेंटली हमारी प्रिपेयर्डनेस इस कम्युनिटी अवेयरनेस की तरफ बहुत ही स्लो दिखती है। तो लौट आते हैं आज के वीडियो के मेन सवाल पर, इज़ इंडिया अर्थक्वेक प्रूफ इन 2022? तो मेरे ओपिनियन में नहीं, लेकिन आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नमस्कार।